कभी नेटवर्क के चलते भी परेशानी होती है, तो उसमें आपको बता देना है कि हाँ सर स्क्रीन रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो good morning students. In previous classes we have studied about the classical concept of acid, Arrhenius and Brown state concept of acid and base. Today we will study about the Lewis acid and bases. ठीक है, तो देखो according to Lewis acid those substances which accept a lone pair of electron are called acid and those substances, ठीक है, which donate lone pair of electron are called बेस। तो ये आपका डेफिनेशन मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। वैसे सब्सटेंस जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दे बेस कहलाएगा, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले ले उसे एसिड कहते हैं। देखो याद रखने का टेक्निक है, कभी कभी कंफ्यूजन होता है। लुईस एसिड, एसिड में ए है ना, और एक्सेप्ट करने की बात कर रहे हैं हम लोग, एक्सेप्ट, ठीक है, स्वीकार करना, ठीक है। तो एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। तो लुईस एसिड जो होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ऐसे एसिड ऐसे एक्सेप्ट, याद रखना। अगर एसिड का डिफिनेशन याद है तो बेस ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे तुम देख लो AlCl3। तो लुईस एसिड वैसे सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट किसको कहते हैं? जिसके सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो। अब सवाल उठता है कि जैसे AlCl3 है, कैसे समझेंगे कि इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है? तो AlCl3 है ना, 3 बॉन्ड होता है इसका, तीनों बॉन्ड बना दो ऐसे, देखो एक तीनों Cl ऐसे हम लिख दिए। तो एक बॉन्ड हो गया तुम्हारा यहाँ, ये हो गया दूसरा बॉन्ड, ये हो गया तीसरा बॉन्ड। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, therefore it has tendency to accept the lone pair of electron, that is why AlCl3 acid. Similarly BF3 is electron deficient, it will accept a lone pair of electron, therefore BF3 is also acid. Similarly FeCl3 है, ये FeCl3 ले लीजिए, इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत यूज हम लोग करते हैं रिएजेंट, ठीक है। तो FeCl3 में देखो 3 क्लोरीन है, 3 बॉन्ड है, 3 दूनी के 6 ही वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन हो रहा है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यह आसानी से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसीलिए यह लुईस एसिड है। अब जैसे तुम्हारे NH3 है, ठीक है, NH3 है, तो इस पर नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अगर कोई मिल जाए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो वह इसको एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, अर्थात यह लुईस बेस है। या NH3 ले लो तुम, ये देखो हम NH3 ले रहे हैं, ठीक है, और इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये तुम्हारा BF3 है। BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, कैसे? क्योंकि 3 ही बॉन्ड है, तो 3 दूनी के 6 इलेक्ट्रॉन है, ये आसानी से इसको कोऑर्डिनेट कर देगा और एक कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बना देगा, ठीक है। तो यह यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनर है, इसलिए बेस है, यह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इसीलिए एसिड है। अब आप लोग बताइए, एसिड और बेस का डेफिनेशन क्लियर है लुईस के हिसाब से या नहीं? चलो रवि बोलो, रवि, एनीवन? कहीं हट तो नहीं ना गए हम पढ़ाते पढ़ाते? हाँ जी बोलो, तुम लोग बोल नहीं रहा है। लुईस एसिड का कंसेप्ट क्लियर हुआ या फिर से बोल दें, समझाएं फिर से, बोलो रवि। सर हाँ सौम्या बोलो, बोलो। सर रूपम बोल रही थी। हाँ रूपम बोलो, क्लियर है या फिर से? चलता क्लियर होगा, नहीं बोलोगी तो क्लियर हो गया सर। BF3। चल एक चीज, एक दो चीज अब और इसमें जान जाओ तुम लोग। यहाँ पर जैसे है, किससे मैं क्वेश्चन कर दूं, कोबाल्ट आयन है, यह एसिड होगा कि बेस, कौन बताएगा? कैफ, तुम बताओ, कोबाल्ट +3 एसिड होगा कि बेस होगा लुईस के हिसाब से?
चलो रूपम तुम बोलो। एसिड। एसिड होगा, बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि उस पर प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इसलिए एसिड हो गया। अब यहाँ पर तुम्हारा Mg+2 है, ठीक है, तो कोई बता दो यह एसिड होगा कि बेस होगा? एसिड होगा सर। बिल्कुल एसिड। सही। OH- है ये, यह एसिड होगा कि बेस होगा? कोई बताओ। बेस। बेस बेस। बेस बिल्कुल सही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है, यह एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है। अच्छा ये बताओ तो, वाटर क्या है, एसिड की बेस? लुईस के हिसाब से बताना है तुमको, लुईस एसिड के हिसाब से बताना है। बेस। हाँ बोलो। बेस होगा, बिल्कुल सही है, यही ना है तुम्हारा वाटर। तुम लोग बोलो, ऐसा नहीं लगे हमको कि तुम लोग सो गए हो। देखो यही ना वाटर है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका देख लो, ठीक है, दो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वाटर के ऑक्सीजन पर, तो 4 2 6 2 8 ऑक्टेट कंप्लीट है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गया, आसानी से किसी को डोनेट कर सकता है, इसलिए लुईस बेसिड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। BF3 acts as an acid and reacts by accepting its lone pair of electron from NH3, the reaction can be represented by, तो ये ऑलरेडी मैं रिप्रेजेंट कर चुका हूँ पिछले स्लाइड में ही ना, कि यह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए लुईस एसिड होगा, और यह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यही इसको आसानी से डोनेट कर देगा, ठीक है, तो ये कंपाउंड बन गया, ठीक है, तो ये यहाँ पर ये एसिड की तरह काम कर रहा है, ये बेस की तरह काम कर रहा है। आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो एसिड को हम लोग फर्दर 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, बेस को भी ना, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस। तो वैसे एसिड which are almost completely dissociated in the aqueous solution are said to be a strong acid, and those base which are almost completely dissociated or ionized in the aqueous solution are known as a strong base, तो उसको हम लोग strong base कहेंगे। अब जैसे देख लो, स्ट्रॉन्ग एसिड में तुम्हारा आ गया परक्लोरिक एसिड, फॉर्मूला याद कर लेना, HClO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हो गया, हाइड्रोब्रोमिक एसिड HBr, हाइड्रो आयोडिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सब स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। क्यों? those acid which almost completely ionizes in the aqueous solution are called a strong acid, and those base which are almost completely ionizes in the aqueous solution are called a strong base, ठीक है। बेस भी वही है कि ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज करके OH- आयन दे दे तो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। एसिड उसको कहेंगे जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट करके हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कर दे, तो उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। इज इट क्लियर नाउ? सर अन्वेषा को ज्वाइन कर दीजिए, एडमिट कर दीजिए। अच्छा ठीक है। अन्वेषा तुम अक्सर लेट रहती है, अक्सर लेट रह रहे हो दोनों तुम लोग। चलो आजा, अब वीक एसिड के बारे में देख रहे हैं। तो वीक एसिड वैसे एसिड को कहा जाता है which do not completely ionize in aqueous solution, ठीक है, to form hydronium ion are called weak acid, and those base which almost not dissociated in the aqueous solution are called weak base। तो वीक एसिड का एग्जांपल हो जाएगा आपको, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं सभी के सभी वीक एसिड हो जाएंगे। वीक बेस में आ जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब आपका वीक बेस हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग ऐसे, हाँ एक चीज और याद रखेंगे, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उसके कंजुगेट बेस जो होगा वीक होगा एंड वाइस वर्सा होगा, और स्ट्रॉन्ग बेसेज है वीक कंजुगेट एसिड एंड वाइस वर्सा, याद रखेंगे, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर देखने जा रहे हैं। वाटर जो होगा आपका प्योर वाटर जो है, तो उसको हम लोग 1H2O मॉलिक्यूल्स लिखते हैं। यह आपको वाटर में किस तरह से आयोनाइज होता है वो देखिए आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा पॉइंटर ले लूँ, पॉइंटर ले करके तो फिर से मैं समझा दूँ। देखो ये वाटर मॉलिक्यूल्स ले लिए, ठीक है। यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल्स जो है, देखो ये H+ आयन लिबरेट कर रहा है, तो यह क्या चीज में बदल जाएगा? OH- आयन में बदल जाएगा, तो यह एसिड का क्या कहला जाएगा?
कंजुगेट बेस कहला जाएगा। किसका? H2O का। यह H2O इट इज एक्सेप्टिंग H प्लस आयन विच इज लिबरेटेड बाई वाटर। वाटर है ना तुम्हारा H और OH, ठीक है, ये वाटर हो गया। तो देखो इन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, oxygen is more electronegative, therefore the bonded electron will shift toward the oxygen atom and it will get negative charge. Since the electron of hydrogen is shifted toward the oxygen atom, it will get पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यही पॉजिटिव चार्ज जो है निकलता है, लिबरेट करता है, इसीलिए यह एसिड हो गया। और कौन एक्सेप्ट कर रहा है? वाटर इसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। तो वैसे सब्सटेंस जो H प्लस आयन को एक्सेप्ट करे ना, क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। तो यह आपका बेस हो गया। और जो हाइड्रोनियम आयन यहाँ पर बन रहा है, यह इसका कंजुगेट एसिड कहला जाएगा। तो कंजुगेट एसिड बेस कहलाता है। इसके लिए अब हम लोग लिख सकते हैं क्या? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू आप कैसे लिखिएगा? Kc इज इक्वल टू ना, यही ना होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में आपका क्या है? हाइड्रोनियम आयन है। तो एक हम हाइड्रोनियम आयन ले लिए और दूसरा क्या है? कॉन्सेंट्रेशन आपका हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन है। तो ये OH माइनस आयन दे दिए, डिवाइडेड बाई आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट दोनों H2O है ना, तो H2O का पावर कितना हो जाएगा? H2O इंटू H2O बराबर क्या हो जाएगा? H2O का पावर 2 स्क्वायर यहाँ कर दिए, यही आ गया। तो देखो ये प्योर लिक्विड है ना, और प्योर लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होता है, 1 होता है। यानी Kc और H2O का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, Kc इंटू, सर स्लाइड शो नहीं कर रहा है। स्लाइड शो नहीं कर रहा है, रुको देखने दो क्या प्रॉब्लम है यहाँ से। नहीं शो कर रहा है, ठीक है, तुम्हारा नेटवर्क खराब होगा, ठीक है, इसलिए दिक्कत हो रहा है तुम्हारे यहाँ, नहीं तो शो कर रहा है। और जो भी बच्चे हैं अपने नाम ओरिजिनल नाम से, चाहे दूसरे जगह के भी हैं एक्सेप्ट मैं करूंगा, लेकिन अपने नाम से आइए। क्रेजी गर्ल ये क्या होता है? अपना नाम नहीं है तुम लोगों का, उसको बोलो, जो भी है उसको बोलो अपने नाम से आने के लिए। तो देख लो, ये तुम्हारा एसिड और बेस का बता दिए। तो यहाँ पर बता रहे थे Kc, तो Kc इंटू H2O का कॉन्सेंट्रेशन ले ले तो उसी को Kw कहते हैं। तो आइए जो मैं एक्सप्लेन किया था इस स्लाइड पर, नेक्स्ट स्लाइड में आप देख लीजिए। यही ना हो गया आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट। अगर हम लोग K लिख दें तो K बराबर क्या हो गया? H2O इंटू OH, और ये हो गया H2O। ठीक है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज टेकन एज कॉन्स्टेंट सिंस आयोनाइजेशन इज वेरी स्मॉल। ठीक है, तो हम लोग के और H2O के कॉन्सेंट्रेशन अगर हम लोग मिला लें तो दोनों को मिलाने के बाद क्या हो जाएगा? एक नया कांस्टेंट आएगा। ये दोनों, चूंकि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होता है, ऐसा नहीं है कि कुएं का पानी पी रहे हैं ऊपर वाला पतला रहेगा और नीचे वाला पानी जो है मोटा रहेगा ना। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो उसमें बता चुका हूँ, चाहे कहीं का पानी हो, ऊपर का हो, नीचे का हो, चापाकल का हो, कुएं का हो, नाली का हो, गंगा जल हो, जमुना जल हो, ठीक है, वो हर हाल में H2O ही रहता है। तो ये दोनों को कांस्टेंट मिला करके Kw कह दिए। तो Kw बराबर क्या आ गया? H प्लस और OH माइनस। तो यही तो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस। कहाँ से लाए? यहाँ से लाए, Kc से। Kc का वैल्यू बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ पहले ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये हम लोग लिख दिए। उसके लिखने की वजह से तुम्हारा ये आ गया। फिर Kw इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, याद रखना होगा। Kw को क्या कहते हैं? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, वाटर हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो 8298 केल्विन, यहाँ पर देखो यही ना है, H प्लस आयन का पार्ट है, यानी हाइड्रोनियम आयन है, ये हाइड्रोक्साइड आयन है। तो जो आयोनाइजेशन हुआ था पिछले स्लाइड में आपका, यही ना है आयोनाइजेशन। कॉफिशिएंट हाइड्रोनियम आयन का कितना है? 1। OH का कॉफिशिएंट कितना है? 1। जितना कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोनियम आयन का होगा उतना ही कॉन्सेंट्रेशन आपका OH माइनस आयन का होगा। कितने डिग्री पर? 298 केल्विन पर। ठीक है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है। और इट इज फाउंड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट दैट इट इज 1 इंटू 10⁻⁷ m, m जहां हो गया मोलरिटी। ठीक है, thus the value of Kw at 298 Kelvin can be written as K, as we know from the equation number 2 that Kw is equal to concentration of hydronium ion and hydroxide ion.
since their concentration are equal and it is equal to 10 to the power minus 7, therefore 1 into 10 to the power minus 7 का होल स्क्वायर कर दिए। ठीक है, ये आ गया इतना। तो एक फॉर्मूला आपका आ गया, क्या आ गया आपका, आ गया फॉर्मूला, यहाँ से देख लो, के डब्ल्यू बराबर 10 टू द पावर माइनस 14 एम, और के डब्ल्यू बराबर क्या हो गया H3O प्लस ना, और क्या आ गया आपका OH माइनस आयन, क्या आ गया OH माइनस आयन बराबर कितना हो गया आपका, ये हो गया 10 टू द पावर माइनस 14। ठीक है, ये न्यूमेरिकल बनाने में हेल्पफुल होता है, इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको आप याद रखेंगे फॉर्मूला आपका। ठीक है, और यह जो के डब्ल्यू आ रहा है इसी को हम लोग के डब्ल्यू को ही के डब्ल्यू बराबर 10 टू द पावर माइनस 14 कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये तो के डब्ल्यू का वैल्यू ही है, किसके बराबर है, के डब्ल्यू का वैल्यू है, तो के डब्ल्यू बराबर 10 टू द पावर माइनस 14 हो गया। एंड के डब्ल्यू इज नोन एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और इसी को हम लोग आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहते हैं, एंड इट्स वैल्यू इज 10 to the power minus 14 m, where m is molarity. What is molarity? Number of moles of solute dissolved in 1 liter of the solution at 298 Kelvin पर हम लोग ले रहे हैं। ओके, आइए, एसिडिक, neutral and basic aqueous solution can be distinguished by the relative value of hydronium ion and hydroxide ion। जैसे कोई बोतल है, तो एक बोतल में तुम्हारा, ठीक है, कोई केमिकल रखा हुआ हम लोगों को पता नहीं है कि इसमें एसिड है कि बेस है। ठीक है, दूसरा बोतल है तुम्हारा, ये बोतल बी है, ठीक है, बोतल बी है, और तीसरा बोतल ले लो सी है, ये बोतल सी है। ठीक है, ए बी सी 3 बोतल है। अगर इसमें हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, concentration of hydronium ion is greater than that of hydroxide ion, तो यह एसिडिक नेचर का होगा। if the concentration of hydronium ion is equal to concentration of hydroxide ion, then it is neutral। ठीक है, और if the concentration of hydroxide ion is greater than hydronium ion, then it is basic in nature। तो डेफिनेशन में तो है ही, वैसे सब्सटेंस जो H प्लस आयन दे इन एक्वस सोल्यूशन में, या हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करे इन एक्वस सोल्यूशन, तो उसको एसिड कहेंगे ना, अरहेनियस के हिसाब से। ठीक है, और वैसे सब्सटेंस जो हाइड्रोक्साइड आयन एक्वस सोल्यूशन में लिबरेट करे, वह बेस कहलाता है। तो जब OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा किसी भी सोल्यूशन में, तो वह तो आपका बेसिक हो जाएगा। और एसिडिक में क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन का यानी कि हाइड्रोजन आयन का, या H3O प्लस यानी हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो एसिडिक होगा। और जिस सोल्यूशन में दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाएगा उसी को हम लोग न्यूट्रल कहते हैं। ठीक है, अब आइए, किसी भी चीज को मेजर करने के लिए ना एक आपके पास पैमाना होता है ना, जैसे हमको वेट मेजर करना है तो उसको किलोग्राम में आप मेजर कर लेते हैं। ठीक है, एक स्केल ले लेते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर लेंथ मेजर करना हो तो मीटर स्केल में मेजर कर लेते हैं। टेम्परेचर मेजर करना हो तो केल्विन में या सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में मेजर कर लेते हैं आप। ठीक है, उसी तरह से किसी भी एसिड के स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए एक स्केल की जरूरत पड़ती है, और वह स्केल पीएच स्केल कहलाता है। एंड इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय सोरेनसन। क्या नाम था साइंटिस्ट का, सोरेनसन, नाम नोट कर लेना। Sorensen। pH scale is a scale, it is a scale to indicate the acidic or basic nature of the solution. Mathematically it is defined as pH of a solution is defined as negative logarithm of hydrogen and concentration। what is pH? So it is a scale to measure the strength of acid or base of a solution। It is defined as negative logarithm of hydrogen and concentration। Mathematically it is given by pH is equal to minus log H ion concentration। यही ना है negative logarithm of hydrogen and concentration, वही तो डिफिनेशन लिखा हूँ, negative logarithm of the hydrogen ion concentration। हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन में नेगेटिव लॉगरिथम लगा दीजिए, वही pH कहलाता है। मैथमेटिकली इट इज pH इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में इसका मेजरमेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका लॉग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कुछ लॉग की चीजें आपको जानना होगा, जैसे आपका लॉग
x टू द पावर a है तो इतना बराबर होता है आपका a log x। याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला आपका log से है, a log x। अगर log बराबर a अपॉन b है, ठीक है, log a अपॉन b हो अगर कहीं पर इस फॉर्म में, तो इसका फॉर्मूला होता है log a माइनस log b, log b। ठीक है, एक और फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, log a इंटू b, log a इंटू b। ठीक है, बायोलॉजी वाले बच्चे डायरेक्ट रटेंगे, मैथ्स वालों को भी याद रहना चाहिए, याद रखते ही हैं वो लोग। log a इंटू b, तो log a इंटू b बराबर होता है log a प्लस log b। क्या हो जाता है? log b हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूलाज दिया हूं, 1, 2 और एक 3 फॉर्मूला। ये 3 फॉर्मूला आपको log के लिए याद रखना होगा। इस पर न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल करवाऊंगा। ठीक है, इन एसिडिक सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, कोई भी अगर एसिडिक सोल्यूशन हो तो एसिड ये हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है 10 टू द पावर -7 m होता है, याद रखिएगा ना। और 10 में पढ़े हुए हैं तो आप, while in the basic solution concentration of hydrogen ion is greater than 10 to the less than 10 to the power 7। अगर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर 7 से कम हो तो समझिए कि वह बेसिक है, और हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -7 से ज्यादा हो तो वह आपका एसिडिक हो जाएगा। तो चलिए मैं आपसे कुछ जान जाऊं, अगर कोई एक सब्सटेंस है, सपोज कि बोतल है, बोतल ए है, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन मेजर किया गया, तो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो है H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बराबर मेजर करने के बाद इसमें पाया गया कि यह वैल्यू 10 टू द पावर -4 है। ठीक है, तो बताइए ना, यूनिट में मोलरिटी में। ठीक है, तो बताइए, किससे पूछ लो, कोई एक बता दीजिए, यह एसिडिक नेचर का होगा कि बेसिक नेचर का होगा? एसिडिक। बिल्कुल सही, वेल डन। आंसर ये एसिडिक होगा। अगर किसी हाइड्रोजन, अगर हाँ, अगर हाँ, हेलो, हाँ सुप्रिया, क्लास ले रहा हूँ बेटा, थोड़ा देर में फोन कर लेना था। हाँ जी, तो ये एसिडिक नेचर का हो गया। अगर वही हम लोग ले ले हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन, ये हो जाता आपका 10 टू द पावर -13, तो बताओ यह एसिडिक होता कि बेसिक होता? बेस। बेस हो जाता है, बिल्कुल सही। ठीक है, ये याद रखने ही तो है। हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर 10 टू द पावर -7 से ज्यादा हो तो एसिडिक हो जाएगा, और अगर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर 7 से कम हो तो ये बेसिक हो जाएगा। ठीक है, और अगर इक्वल हो जाए तो न्यूट्रल हो जाएगा। उसी तरह से ये 10th वाला है, एसिडिक सोल्यूशन अगर पीएच अगर 7 से कम हो तो एसिडिक हो जाएगा, और अगर पीएच का वैल्यू 7 से ज्यादा हो तो बेसिक हो जाएगा, और पीएच अगर आपका 7 है तो वह न्यूट्रल हो जाएगा। आइए अब हम लोग को प्रूव करना है, PKW बराबर पीएच प्लस POH बराबर 14। इसको बहुत रेयर केस में पूछता है, लेकिन ये फॉर्मूला आपका इसमें काम आ जाएगा। क्या कहा जाता है, न्यूमेरिकल में आ जाता है, पीएच प्लस POH बराबर 14। और एक और फॉर्मूला होता है ये H प्लस इंटू OH प्लस ना, ओ हाँ, पिछले स्लाइड में तो बताइए दिया हूँ, OH माइनस बराबर हो गया आपका 10 टू द पावर -14। ठीक है, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, H प्लस इंटू, या सॉरी, प्लस OH माइनस, OH माइनस बराबर होता है 14। ठीक है, उसी तरह ये एसिड के लिए हो गया। उसी तरह से बेस के लिए अगर हम लोग को लिखना होगा,
ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं पीएच प्लस पीओएच बराबर 14। कैसे होता है, आइए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। कंसिडरिंग द इक्वेशन ऑफ के डब्ल्यू एट 298 केल्विन, 298 केल्विन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। एज यू नो के डब्ल्यू इज इक्वल टू हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इंटू ओ एच माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज हाइड्रोक्साइड माइनस कॉन्सेंट्रेशन, एंड इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14। और ये 10 टू द पावर माइनस 14 के बराबर होता है। टेकिंग लॉगरिथम फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से लॉग ले लो, ठीक है। तो लॉग ले लो तो यहाँ पर क्या आ गया आपका लॉग के डब्ल्यू, ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, निगेटिव लॉगरिथम ले रहे हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। और इसमें हो गया आपका, इस साइड ले लीजिए तो माइनस लॉग ना, एक है हाइड्रोनियम आयन, दूसरा है ओ एच, दूसरा है ओ एच। अब देख लो, ये लॉग है, ये ए है और ये बी है। लॉग ए इंटू बी के फॉर्मेट में है, इसको तोड़ दिए तो लॉग ए इंटू बी बराबर क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। चूंकि यहाँ माइनस साइन है तो माइनस साइन के साथ ले लो, लॉग हाइड्रोनियम आयन हो गया, प्लस होता है लेकिन माइनस साइन की वजह से यहाँ आपको माइनस आ गया, लॉग हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन हो गया। अब इसको आप सोल्व कर दीजिए, ठीक है। तो इसका वैल्यू जो होता है आपका राइट हैंड साइड कितना आ गया, 10 टू द पावर 14 आ गया आपका। कहाँ से आ गया, हाँ कर्सर है यही ना था तुम्हारा, तो लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारा ये हो गया और राइट हैंड साइड क्या हो गया, लॉग 10 टू द पावर माइनस 14, लेकिन माइनस साइन के साथ था, ठीक है। तो माइनस साइन सब में मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये आ गया किस फॉर्मेट में, देखो इस फॉर्मेट में है। अगर लॉग 10 बेस हो, और नहीं बेटा ठीक से नहीं लिखा हुआ है, ये ऐसे नहीं लिखाएगा, ये ऐसे लिखाएगा, log x टू द पावर a टू द बेस 10 ना हो, तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, a log x हो जाएगा ना। तो यही देखो यहाँ पर तुम्हारा क्या कहा जाता है, 10 टू द पावर माइनस 14 है, तो माइनस 14 जो होगा इस माइनस 14 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पर 14 log 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14 log 10 आ जाएगा। और log 10 बराबर होता है 1। कितना होता है log 10 का वैल्यू 1, तो इसका वैल्यू अगर 1 पुट कर दें तो 14 इंटू 1 बराबर 14 आ गया। अब देखो यहाँ पर माइनस लॉग हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, इसी को तो पीएच बोलते हैं। उसी तरह से अगर पीओएच बेस के लिए लिखना हो तो पीओएच लिखेंगे, पीओएच बराबर क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ओएच लिख देंगे। तो ठीक है, तो चूंकि माइनस के साथ पीओएच आता है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक प्लस हो गया, तो पीएच प्लस पीओएच बराबर 14 प्रूफ हो गया ना, एक फॉर्मूला आ गया तुम्हारे पास। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलो यहाँ पर कि आगे बढ़ूं। एससीएनओ सौम्या पांडे, सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बेटा हम बोलते रहना है, बीच में जब पूछे तो इंटरप्ट करना है। हाँ सर क्लियर। अब आइए आयनिक थ्योरी, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, ये अर्हेनियस का दिया हुआ है और 3-4 पॉइंट है, आसानी से याद हो जाएगा ना। और इसी को हम लोग थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन कहते हैं, ये आयनिक थ्योरी कहते हैं। ये अर्हेनियस का दिया हुआ है, व्हिच स्टेट दैट व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिसोसिएटेड इन वाटर ए पार्ट ऑफ आयंस आयोनाइजेज इनटू 2 टाइप्स ऑफ आयन। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आप अगर एक्वस सॉल्यूशन में डाल दीजिए तो 2 तरह के आयन्स मिलते हैं ना, एक कटायन मिलेगा और एक अनायन मिलेगा। तो ये क्या कहा जाता है, आयोनाइजेज इनटू 2 टाइप्स ऑफ आयन। ये पॉइंट क्लियर हो गया कि वह कटायन और अनायन में टूटेंगे। टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बराबर टोटल नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज होता है। कटायन पर जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ अगर देखो 2 पॉजिटिव चार्ज है तो एक क्लोराइड पर -1 तो 2 क्लोराइड पर -2, प्लस माइनस दोनों बराबर हो गया। यहाँ +1 यहाँ -1 दोनों बराबर हो गया। देयर एग्जिस्ट एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द आयंस फॉर्म्ड एंड द रिमेनिंग मोलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जैसे NaCl, अब शरबत बनाते हो तो शरबत वाला थोड़ा छोड़ दो क्योंकि वो तो आयोनाइज नहीं करता है पानी में चीनी। आप NaCl नमक वाला शरबत बनाइए, नमक वाला शरबत बनाइएगा तो क्या होगा, NaCl घुलता चला जाएगा। घुलते घुलते क्या होगा, एक समय ऐसा आ जाएगा कि इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। और इक्विलिब्रियम में आने के बाद क्या होगा कि एक मोलिक्यूल्स भी NaCl का डालेंगे तो एक मोलिक्यूल्स प्रिसिपिटेट होगा। दैट मीन्स द रिमेनिंग पोर्शन आयंस आर in equilibrium with the undissociated electrolyte.
जो अनडिसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट है, जो डिसोसिएट कर गया, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन अनायन, सो द सॉल्यूशन विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइन इन सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द एंड फॉर्म्ड। तो ये पॉइंट समझ में आ गया कि दो पार्ट में टूटेगा, कटायन में और अनायन में। कटायन का दो टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ अनायन के बराबर होता है। एक कटायन और अनायन रिमेनिंग अनडिसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट के साथ इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, और जो सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है उस सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करता है, इन आयंस पर प्रेजेंट डिपेंड करता है। किस चीज पर डिपेंड करता है, जो आयंस प्रेजेंट है सॉल्यूशन उस पर डिपेंड करता है। जैसे पानी में NaCl डाल दिए या पोटासियम क्लोराइड डाल दिए तो क्लोराइड प्रेजेंट है, इसमें सिल्वर नाइट्रेट का क्या चीज डाल दीजिए, सॉल्यूशन डाल दीजिए। जैसे ही सॉल्यूशन डालिएगा व्हाइट प्रिसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड मिल जाएगा, तो उससे हम लोग कंफर्म हो जाते हैं कि क्लोराइड प्रेजेंट है। कहिए कि सर आप खाली क्लोराइडवा डाल के छोड़ दीजिए, तो क्लोराइडवा में ना समझें, दूसरा में एक ठो समझाइए ना। तो देखो सोडियम सल्फेट हम ले लिए, ठीक है, और इसको पानी में डाल दिए। ठीक है, पानी में जैसे ही डालोगे ना आयोनाइज करेगा इसका कुछ पोर्शन। ठीक है, यह Na+ में टूटेगा। ठीक है, और दूसरा पोर्शन क्या टूटेगा, इसका अनायन में टूटेगा। वह क्या मिलेगा, SO4-2 में मिलेगा। क्या चीज में मिलेगा, SO4-2 में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो दो आयन है, यहाँ कटायन एक है, बैलेंस कर दो, बैलेंस हो गया, दो कटायन दो अनायन के बराबर हो गया, एंड इट विल एग्जिस्ट इन द इक्विलिब्रियम विद द रिमेनिंग अनडिसोसिएटेड सोडियम सल्फेट ना। अब इसका प्रॉपर्टीज का पता चलाना है, तो इसमें आप कीजिए क्या कि बेरियम क्लोराइड डाल दीजिए, BaCl2 का सोल्यूशन डाल दीजिए, तो ये व्हाइट प्रिसिपिटेट दे देगा, किसका, बेरियम सल्फेट का। किसका व्हाइट प्रिसिपिटेट दे देता है, बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रिसिपिटेट दे देगा। तो समझ जाएंगे हम लोग क्या क्या कि वह उसमें सल्फेट आयन प्रेजेंट है। तो वही कहना चाह रहे हैं कि properties of electrolyte in the solution depends on the ion formed, which can be tested, which can be calculated, which can be analyzed, ठीक है, by using the reagent for chloride silver nitrate ion is used, for sulfate barium chlorides are used। ठीक है, अब ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, इसका एप्लीकेशन हम लोग को बहुत पढ़ना है। ठीक है, तो इसको आप ठीक से देख लीजिए। ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है क्या, इट इज प्योरली एन एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। यह लॉ ऑफ मास एक्शन का आपका एक तरह का एप्लीकेशन है। इट इज वैलिड ओनली इन द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड फेल्स इन द केस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज द इक्विलिब्रियम डज नॉट एग्जिस्ट इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो है एप्लीकेशन लॉ ऑफ मास एक्शन है, वह बताता था कि रेट ऑफ रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेज ऑफ ईच रिएक्टेंट ना। ये बताया था हम लोग का कौन, लॉ ऑफ एक्टिव मासेज। ठीक है, तो कहता है कि ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ भी उसी का एप्लीकेशन है, लेकिन इट इज ओनली एप्लीकेबल टू वीक इलेक्ट्रोलाइट, डज नॉट होल्ड्स गुड फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। Why so? Because a strong electrolyte almost completely ionizes in the aqueous solution. Therefore, there is no question of setup of the equilibrium. That is why it fails in the case of the strong electrolyte. अब एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, सबसे पहले वो देख लो। तो देखो सपोज कि PCl5 ले लिए और पानी में डाल दिए, तो सम इट विल बी डिसोसिएटेड इनटू PCl3 एंड Cl2। ठीक है, and these molecules, these product will be in the equilibrium with the PCl5। Suppose initially we have taken 10 mole, when it is not dissociated into PCl3 and Cl2, its initial concentration, its initial value will be 0 mole, and its amount will be also 0 mole when the reaction is completed and it exists in the equilibrium। And suppose 6 moles of PCl5 is consumed to form PCl3 and Cl2, since its coefficient is 1, if 1 mole of PCl5 will be dissociated, then 1 mole of PCl3 will be formed. Similarly, 1 mole of Cl2 will be formed. If its 4 mole is consumed, then its 4 mole of PCl3 and 4 mole of Cl2 will be formed. Suppose 6 mole of PCl5 is consumed, certainly 6 mole of PCl3 and 6 mole of Cl2 will be formed, and its remaining portion will be left 4 मोल। और इसमें कितना मोल बच जाएगा आपका, 4 मोल ही बचेगा।
ठीक है। तब कहता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना हो तो जितना कंज्यूम हो गया, मतलब जितना आपका कंज्यूम हो गया उसको ले लीजिए और इनिशियल अमाउंट से डिवाइड कर दीजिए, दोनों का जो रेशियो आ गया उसी को हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच गेट्स डिसोसिएटेड एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जो सब ये एक तरह का फ्रैक्शन है टोटल अमाउंट के रिस्पेक्ट में, किसके साथ? व्हिच इज डिकम्पोज्ड, व्हिच इज डिसोसिएटेड इन द एक्वस सॉल्यूशन एंड एग्जिस्ट इन द इक्विलिब्रियम। ठीक है, उस फ्रैक्शन को ही हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं, मतलब द अमाउंट कंज्यूम डिसोसिएटेड अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट टेकन इज नोन एज ए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो ये कंसेप्ट जो समझाया हूं मैं यहाँ पर, ये तुम लोगों का ये याद रखना कैसे समझाया हूं, इसका एप्लीकेशन हम लोगों को आगे चल करके पढ़ना है। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एक और पढ़ा ही देता हूं, आयोनाइजेशन ऑफ कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का एप्लीकेशन करते हुए ना, उसका एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। कंसीडर ए वीक एसिड HX। आप तो जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ यूज नहीं होता है, क्योंकि वह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो कंप्लीटली आयोनाइज कर जाता है एक्वस सॉल्यूशन में, तो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, तो उसके लिए फिर ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगाएंगे क्यों? नहीं लगेगा, फिर इसलिए फेल कर जाता है। देयरफॉर इट इज ओनली एप्लीकेबल for weak acid. Suppose we are taking HX that is partially ionized in the aqueous solution. Let C be the initial concentration and A be the degree of dissociation. ये नहीं है, अल्फा है। ठीक है, सपोज कि HX ले लिए, aqueous solution में डाल दिए, पानी में इसको डाल दिए, तो यह हाइड्रोनियम आयन और X माइनस आयन में बदलेगा, बदल गया। सपोज कि इसका मोलरिटी जो है, कॉन्सेंट्रेशन, मोलरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, तो उसको हम लोग मोलरिटी कहते हैं। HX है, इसका कॉन्सेंट्रेशन C है। ठीक है, तो इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ हो तो इसका अमाउंट कितना होगा? 0 होगा, इसका भी 0 होगा। सपोज कि इसका क्या कहा जाता है, जो अमाउंट चेंज हो रहा हो, ठीक है, यह धीरे धीरे क्या होगा? डिसोसिएट करेगा हाइड्रोनियम आयन में और हाइलाइड आयन में, X माइनस आयन में। ठीक है, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा हो तो जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, कितना चेंजिंग हो रहा है, उसमें C से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो यही कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया? C अल्फा हो गया। ठीक है, where alpha is degree of dissociation because it is dissociated into hydronium ion and halide ion। तो अगर ये C अल्फा कंज्यूम हो रहा हो तो ये बनेगा कितना? C अल्फा, ये भी बनेगा C अल्फा। क्यों? क्योंकि कोफिशिएंट इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। अगर ये 1 मोल अगर कंज्यूम होता है तो 1 मोल ये बनेगा, 1 मोल ये बनेगा। इफ इट इज C अल्फा विच इज कंज्यूम्ड ना, then the formed amount of hydronium ion and halide ion will be C अल्फा। तो कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पर अगर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा हो तो उस वक्त कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में से जो कंज्यूम हो गया C अल्फा, उसको माइनस कर दिए, ये कितना बन रहा है हम लोग का? C अल्फा, क्योंकि कंज्यूम हो रहा है इसका C अल्फा, ये कितना बनेगा? C अल्फा। आइए सबसे पहले आप इसके लिए Kc लिखिए, तो Kc बराबर क्या हो जाएगा आपका? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में हाइड्रोनियम आयन और हाइलाइड आयन, तो देखो प्रोडक्ट में हाइड्रोनियम आयन और हाइलाइड आयन, नीचे क्या है? HX। ठीक है, और यहीं पर क्या लिखा जाएगा? प्रोडक्ट में दूसरा क्या है? रिएक्टेंट में क्या है? वाटर, तो यहीं पर वाटर हम लोग लिख सकते थे। ठीक है, और लिखा भी जाता है, लेकिन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम यहाँ ले गए हैं, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, एक स्टेप थोड़ा कम किए हैं हम। ठीक है, तो ये अब यहाँ से हम लोग एक Kc और H2O के कॉन्सेंट्रेशन को ही तो हम लोग KW बोले थे, ये तो KW है, और इसका वैल्यू देखो C अल्फा है, तो इसको भी हम लोग C अल्फा कह दिए। इसका वैल्यू C अल्फा है, किसका? X का, तो ये भी C अल्फा रख दिए। ये कितना बच रहा है? C माइनस C अल्फा, तो C माइनस C अल्फा रख दिए। ठीक है, तो C इंटू C अल्फा हो गया, यहाँ पर C कॉमन है, कॉमन ले लो, तो C इंटू 1 माइनस अल्फा बच गया, ये C से ये C कट गया, यानी कि C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा बच गया आपका, यही तो बच गया आपका। ठीक है, एक C और एक C को काट दिए। ठीक है, चूंकि एसिड था तो एसिड ले रहे हैं तो KW ना लेकर के Ka लिख दिए, फिर K इज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। What is Ka? It is acid dissociation constant. Thus, we acid value of the acid dissociation constant for weak acid we get C alpha square upon 1 minus
alpha, where C is concentration, alpha is degree of dissociation. What is degree of dissociation? The amount of electrolyte dissociated to that of total amount of electrolyte taken. ठीक है, तो लार्जर द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अल्फा भी आ रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा हो जाएगा आपका के होने से। सिमिलरली पीके इज गिवन बाय द इक्वेशन पीके और पीके में जो रिलेशन है हम लोगों का ये है, इसको याद रखिएगा। अब स्टेटमेंट देख लीजिए, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन। अगर कोई सॉल्यूशन है, वीक एसिड का सॉल्यूशन है, उसमें अगर आप पानी मिलाते चले जाइए तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है इंक्रीज करता चला जाएगा। यही ना है, अगर हम लोग डाइल्यूट करते चले जा रहे हैं, पानी मिलाते चले जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, अल्फा का वैल्यू बढ़ता चला गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन सी अल्फा स्क्वायर अपन 1 अल्फा क्या होता है, उसका रेशियो जो होगा कांस्टेंट हो जाएगा, ये रेशियो जो है कांस्टेंट होगा। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में अगर हम लोग डाइल्यूट करें उसको, मतलब कि पानी मिलाएं, डाइल्यूशन मतलब पानी, जैसा शरबत है मीठा ज्यादा हो गया तो पानी मिला दिए, ठीक है, तो चीनी ये क्या सारा उस पानी में घुल गया, टोटल पानी में घुला हुआ रहेगा, थोड़ा पंचोछर हो गया। ठीक है, तो वही कह रहा है कि अगर कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो, तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होगा ऑन डाइल्यूशन इंक्रीजेज व्हाइल द रेशियो ऑफ के ए दैट इज अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, एज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ ए वीक एसिड इज वेरी स्मॉल। देखो, वीक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पुअर होता है, बिकॉज इट डज नॉट ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन द एक्वस सॉल्यूशन, इट विल डिसोसिएट, ऑफ कोर्स इट विल डिसोसिएट अप टू सम एक्सटेंट ऑन डाइल्यूशन। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू कम है, तो 1 में से अल्फा बहुत कम अगर घटा दे तो कोई दिक्कत है, कुछ वैल्यू फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको हम लोग ऑलमोस्ट 1 ले लेते हैं। तो अगर ऑलमोस्ट 1 हो गया तो के ए बराबर क्या हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, यही ना है, के ए बराबर सी अल्फा स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकाल दी, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ के ए अपॉन सी। तो एक फॉर्मूला आ गया आपका, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन प्लस एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, और सी के रिस्पेक्ट में ये फॉर्मूला आ गया, वेयर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, while degree of dissociation is inversely proportional to the square root of the concentration of the C। तो अगर कोई दो सॉल्यूशन हो जिसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो, कंसंट्रेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, दो तरह का सब्सटेंस हो, एसिड हो, ठीक है, और दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो, तो सी नीचे नीचे तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अल्फा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए होता है स्क्वायर रूट का। ठीक है, तो अल्फा अपॉन अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 बराबर के स्क्वायर रूट ऑफ के ए 1 अपॉन के ए 2 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम लोग का आएगा। ठीक है, जिसके लिए अल्फा ज्यादा होगा, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा होगा, वह एसिडिक स्ट्रेंथ उसका ज्यादा होगा, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज डिटरमाइंड विद द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो substances whose degree of dissociation high will be a stronger acid, thus we can say that the acid whose degree of dissociation is high will then its degree Ka and degree of acid dissociation constant will be stronger, that is why its acidic strength increases ना। तो इस तरह से अगर कोई एसिड दो दे दे, कॉन्सेंट्रेशन सिमिलर हो और उसमें हम लोग को बताना हो कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड हो कौन वीक एसिड हो, तो हम लोग बता सकते हैं। सिमिलरली ऐसा ना दे करके Ka और K2 का वैल्यू दे दे, ठीक है, तो हम लोग निकाल सकते हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन वीक एसिड है। ठीक है, आज की सभा यही समाप्त करता हूं। ठीक है, क्योंकि 9 बज गए, कुछ बच्चों को दूसरी जगह भी जाना होगा। ये हम लोग आयोनाइजेशन ऑफ वीक बेस कल पढ़ाऊंगा मैं। अब रुक जाइए, थोड़ा सा मैं अटेंडेंस ले लूं आप लोगों का। देख लो, जिसका जिसका नहीं अटेंडेंस बना है वो देख लो, नाम बोलो फिर बना दूं। यहाँ अन्वेषा कुमारी आई थी लास्ट में, अन्वेषा। चलो, और किसका छूटा हुआ है बोलो। क्या छूटा है? अमीषा, अमीषा, चलो अमीषा, अमीषा लिख दिए। और किसका छूटा हुआ है? अन्नू सिन्हा। अन्नू सिन्हा, अन्नू सिन्हा। चलो नेक्स्ट।
राहुल राज सर। हाँ बेटा, राहुल राज सर। राहुल राज ना, राहुल राज। देखो तो रवि का है कि नहीं, रवि तो था, रवि का है। हाँ, नेक्स्ट बोलो। सर अमृता सिन्हा बोल रही है। हाँ बेटा, बोला दे है। एक जिसका नेटवर्क उधर से नहीं रहता है ना, तो यहाँ सुनाई भी नहीं देता। ये मेरा नेटवर्क खराब रहेगा तो आप लोग को सुनाई नहीं देगा, कहीं एक जगह खराब होने से दिक्कत हो जाता है। चलिए, कोई एक और छूट रहे हैं।